मैं तुझे टूट कर चाहूँ, ज़नीरा बानो, किस नंबर 16। मुझे अब डर नहीं लगता किसी के दूर जाने से, ताल्लुक टूट जाने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से। उसने रास्ते में 1-2 जगह कार रोकी, किसी का फ़ोन सुनने के लिए रुका, फिर कार कोर्ट की जानिब बढ़ाए। पार्किंग एरिया में ही सुरेश ने पुलिस जीप दिख रही थी। वो उतरा और शफ़क़ को अपने साथ उतारा। उसका हाथ थामकर राहदरी से गुज़रा तो लोग। शफ़क़ हैरान थी। वो इसका हाथ पकड़ रहा था। उसने खुद इसका हाथ थाम लिया था। मुझे अब डर नहीं लगता किसी की नारसाई से, किसी की पारसाई से, किसी की बेवफ़ाई से, किसी दुःख इंतहाई से। बिलाल की नसीहत ज़हन में दूर-दूर तक कहीं नहीं थी। उसे एक आखिरी दाँव चलना था, एक आखिरी कोशिश करनी थी। नर्स आस-पास नहीं थी और डॉक्टर के मुताबिक तो वो डिस्चार्ज होकर घर भी जा सकती थी। अलवीना दबे पाँव बेड से उठी और जूते पहने। वो वही कल वाले लिबास ज़ेब तन किए हुए थी, मगर वो हमेशा खूबसूरत ही तो लगती थी। उसने अपना रेशमी गाउन शॉर्ट शर्ट के ऊपर पहनकर बाहर का रुख किया। कोई उसे नहीं देख रहा था। अलवीना जहांदाद सबकी नज़रों से गायब हो गई थी। मुझे अब डर नहीं लगता, ना तो इस पार रहने से, ना तो उस पार रहने से, ना अपनी ज़िंदगानी से, ना एक दिन मौत आने से। ज़ुरैज़ इसका हाथ पकड़कर चलता रहा यहाँ तक कि मतलूबा जगह आ गई। कोर्ट के दरवाजे में 4 पुलिस एहलकार इब्तिदादा थे। उसकी पीठ ज़ुरैज़ की जानिब थी। ज़ुरैज़ शफ़क़ के साथ इन पुलिस एहलकारों से कुछ दूर खड़ा हो गया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? शफ़क़ पूछ रही थी। ज़ुरैज़ दम साधे खड़ा रहा। फिर कुछ लम्हों बाद पुलिस के 2 एहलकार दाएँ जानिब मुड़ गए और 2 बाएँ जानिब मुड़कर अपनी जगह पर खड़े रहे। इनके दरमियान से जस्टिस सलेमान बरामद हुए। ये क्या बेहूदगी है? उनके माथे की तेवरी थी, पेशानी पर गुस्सा था। हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। डीएसपी खुद सामने खड़ा था। अदालत का एहतराम और आपकी इज्जत दोनों हमें प्यारी हैं, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलें। जो एतराज़ उठाना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन में उठाइएगा। तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? वो बेयकीन नजर आए और तभी इनकी नज़र पुलिस एहलकारों के पीछे खड़े ज़ुरैज़ पर खड़ी थी। उसका चेहरा सपाट था, फिर यकलख्त मुस्कुराहट में ढला। उसने सीने पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए सर को खम किया। जस्टिस सलेमान सुलग कर रह गए थे। मुझे अब डर नहीं लगता, अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, इस सारे ज़माने से, हकीकत के अफ़साने से। बंगले के बाहर गार्ड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसकी चाबी अलवीना के पास थी। लॉक खोलकर वो अंदर आई तो रिहाइश के आसार साफ नज़र आ रहे थे। आसपास सन्नाटा था। इसके अलावा जेद इबारत में कोई न था, लेकिन वो सपाट चेहरा लिए बरामदे में खड़ी थी। मुझे अब डर नहीं लगता किसी को छोड़ देने से, किसी को छोड़ जाने से, ना शम्मा को जलाने से, ना शम्मा को बुझाने से। ये क्या हो रहा है? वो ज़ुरैज़ का बाजू मजबूती से थामे खड़ी थी। योर फादर इज़ अंडर अरेस्ट। ज़ुरैज़ ने चबा-चबा कर कहा। शफ़क़ लम्हा भर के लिए दंग रह गई। बेयकीनी से ज़ुरैज़ को देखा। अरेस्ट? ज़ुरैज़ के लबों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उसने कंधे उचका दिए। रेस्ट? शफ़क़ ज़ुरैज़ को देखती रही, अपने बाप को देखती रही। फिर उसके लबों से एक बेचारगी की आह निकली। पापा के साथ बुरा हुआ, उसने आहिस्तगी से कहा। फिर जल्दी से ज़ुरैज़ से चिमट गई। अब हम लंच करने चलें? मुझे ठंड भी लग रही है और भूख भी। ज़ुरैज़ ने डबल बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हारा बाप अरेस्ट हुआ है शफ़क़? मैं तो नहीं अरेस्ट नहीं हुई ना। उसने कंधे उचकाए। उन्होंने कुछ गलत किया होगा, जब भी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। फिर वो चहकी। ज़ुरैज़ के मुकाबला खड़ी हुई। जैसे मैंने गलत किया था, तो तुमने मुझे अरेस्ट कर लिया। ज़ुरैज़ के लबों पर एक तंज़िया सी मुस्कुराहट उभरी और बोला, जभी तो तुम्हें अपनी कैद से रिहा कर रहा हूँ, डाइवोर्स दे रहा हूँ। मुझे रिहाई नहीं चाहिए। उसकी आंखें डबडबा गईं। बस मुझे माफ़ी चाहिए। कौन कहता था एक वक्त आता है जब किसी से डर नहीं लगता। शफ़क़ सलेमान को तो इस वक्त बेइंतहा डर लग रहा था। आईना उसके सामना था। अलवीना के रूबरू इंतहाई हसीन औरत खड़ी थी। रेशमी लिबास पहने, लबों को लाली में रंगे, वो गज़ब ढा रही थी। मखमली वजूद इसके लिबास से ज़ाहिर हो रहा था। बालों से महक की बौछार हो रही थी। नीचे बरामदे में कदमों की आहट गूंजी। किसी औरत की ज़ोर शोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। अलवीना का चेहरा सपाट ही रहा।
कदम दरवाजे के करीब आ गए और अचानक 2 साए अंदर दाखिल हुए। पहला फर्द जुर्रेज़ था। अलवीना को देखकर ठठक गया। दूसरी शफ़क़ थी। उसकी खिली-खिली मुस्कुराहट अलवीना को देखकर माँद पड़ गई थी। तुम? वो मारे सदमे के कुछ बोल ही नहीं सका। तुम्हारी बहुत देर से मुंतज़िर थी जुर्रेज़। अलवीना का लहज़ा मुतनासिब था। वो पलटी तो जुर्रेज़ की निगाह बेख्तियार इसके वजूद पर टिक गई। ज़हन में गूंजने लगा। आपकी बेटी पहले से ही ओसीडी का शिकार थी। सीनी बीमार थी। कहाँ हँसना है, यहाँ रोना है, उसे पता नहीं था। कहाँ जिस्म खोलना है, कहाँ ढाँपना है, उसे पता ही नहीं था। ना कोई फ़ोन किया, ना मैसेज। अलवीना मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। जुरैज़ के तासुरात सख्त थे। क्या कहा था मैंने? वो बोला तो आवाज़ भी करख्त थी। ओवर अलवीना, सब कुछ ओवर। हमारा रिश्ता कैसे ओवर हो? अलवीना जान छोड़ दो मेरी। वो अपनी पूरी कुव्वत से धाड़ा तो शफ़क़ ने बेख्तियार इसका बाजू छोड़ा और 2 कदम पीछे हट गई। अलवीना की बात नामुकम्मल रह गई। आज पहली बार मैं आज़ाद महसूस कर रहा था, खुशी महसूस कर रहा था, लेकिन फिर तुम अपना मनहूस चेहरा लेकर सामने आ गई। तुम कहीं चली क्यों नहीं जाती? तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की वाहिद खुशी हूँ। मेरे बगैर तुम खुश नहीं हो सकते। उसने जुरैज़ का गिरेबान थाम लिया था। झूठ कहा था मैंने, धोखा दिया है तुम्हें। जुरैज़, तुम मुझसे मोहब्बत। अलवीना ने बेख्तियार इसके दोनों हाथ थामे। अरे नहीं की मोहब्बत। वो पूरी कुव्वत से उसके हाथ झटक कर चीखा। थक गया हूँ मैं सबकी ख्वाहिशों को पूरा उतर-उतर कर। मैं अब उसने बेचारगी से लब रगड़े थे। मैं जीना चाहता हूँ अलवीना। मैं आज़ादी का मज़ा लेना चाहता हूँ। मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। मैं ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ जहाँ बस मैं हूँ और मेरी ये चाहत कि मेरी ज़िंदगी में बस तुम हो, इस चाहत का क्या? उसकी आँखों में नमी तैरने लगी थी। ख़त्म कर दो इसे या ख़त्म कर लो खुद को। अलवीना ने लब खींच लिए। फिर दाँत पर दाँत जमाकर जुरैज़ को देखा। जुरैज़ की आँखों में बेहिसी ही बेहिसी थी। लीव मी अलवीना, फॉरएवर। अलवीना का स्पार्ट चेहरा बेख्तियार ही आंसुओं से तर हुआ। सब अदावतें भुलाकर उसने वफ़ा का पास रखना चाहा। जुरैज़ प्लीज़ गेट आउट। जुरैज़ ने दोनों बाजू उठा लिए। मुबादा वो फिर गिरफ्त में न ले दे। अलवीना दंग रह गई। उसने कदम उठाए और पलटती गई। बेयकीन नज़रों से जुरैज़ को देखती, वो नफ़ी में सर हिलाती बाहर जा रही थी। मैंने मोहब्बत की थी जुरैज़। मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की थी। अलवीना गो! वो भड़क कर बोला। अलवीना की रफ्तार तेज़ हो गई। वो पलटी और कमरे से बाहर आ गई। सीढ़ियाँ उतरने लगी। आंसू पोंछती हाल में आई तो सोफ़े के पास खड़ी सहमिश सी शफ़क़ को देखकर उसमें आग लग गई। तुम मेरी मोहब्बत की कातिल हो। तुम मेरी कातिल हो बदकार। उसने बिफर कर कहा और दोनों हाथों से शफ़क़ को धक्का दिया। वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी। पीठ के बल गिरी। अलवीना हाल से भागती हुई बाहर आ गई। ऊपर बेडरूम्स में अलवीना की धाड़ सुनकर जुरैज़ नीचे आया। हॉल में फर्श पर गिरी शफ़क़ को देखकर वह सुन्न सा हो गया। शफ़क़! वो कराह उठी थी। खौफ़ज़दा अंदाज़ में हिचकी लेते हुए उसने अपने पेट पर हाथ रखा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। जुरैज़ ने नरमी से इसका चेहरा थामा और बेक वक़्त उसकी पेशानी पर गुस्सा ठहर गया। वो शफ़क़ को फर्श पर छोड़कर उठा और फ़ोन कान से लगाया। गुस्सा उसे ऐसे अमल की तहरीक दे रहा था, जिस पर उसे बहुत पछताना था। गुलाम हाज़िर है साहब। फ़ोन पर आवाज़ गूंजी। 6-7 घंटे मेरे लिए काम करने के कितने पैसे लोगे? जुरैज़ का लहजा भारी था। वो कुछ खतरनाक करने जा रहा था। बिलाल बकता-झकता घर वापस आया। उसके मना करने के बावजूद वो अस्पताल से भाग निकली। हाँ, वो भागी तो निकली थी। उसकी पेशानी पर बल पड़े थे। अबरू तने थे। एक सिमट टाई किए और घड़ी दूसरी सिमट फेंककर वो टेरेस पर आया तो सिसकियों की आवाज़ आई। बिलाल के सख्त तासुरात में कमी वाक़ई हुई। वो बैरूनी बालकनी से होता हुआ अपर राइट कमरे के बैरूनी सिटिंग एरिया में तो उसे कमरे की जानिब उतरती सीढ़ियों पर बैठा पाया। सर घुटनों में देते, सिसकियाँ भरते। हाँ, वो रो रही थी। हमेशा की तरह नहीं, घुट-घुट कर नहीं, वो ज़ारो कतार रो रही थी। बिलाल इससे दूसरी सीढ़ी ऊपर आ बैठा। सुनहरे भूरे बालों ने अलवीना का चेहरा छुपा रखा था। कम से कम अपनी हालत का ही ख्याल कर लिया करो अलवीना। वो कहे बगैर न रह सका। अलवीना ने चौंक कर सर उठाया। सुर्ख बोटी आँखें उन्होंने
بلال کو گھورا۔ میں رو نہیں رہی تھی۔ اس نے سختی سے سر نفی میں ہلایا۔ میں بس یہاں کھلی ہوا میں بیٹھی تھی، جیسے میں ہمیشہ وہاں پھپھو والے گھر میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس ایزل رکھ کر بیٹھی تھی۔ میں ہوتی تھی، میرے رنگ ہوتے تھے، کھڑکی سے اندر آتی ہوا اور چہچہاتے پرندے۔ تب کیرین لاکوڈ میری فیوریٹ سنگر ہوتی تھی۔ بیلی سانگز اور سلو موشن سے مجھے نفرت تھی۔ لوگ کہتے تھے تب میں بہت مغرور تھی، بہت بدتمیز تھی، مگر تب میری زندگی بہت فاسٹ تھی، میری زندگی بہت آسان تھی۔ وہ سر جھکائے بلال کی جانب نیم وار رخ کیے بول رہی تھی۔ پھر میرے رنگ پھیکے پڑنے لگے، کھڑکی سے خنکی اندر آنے لگی، سب پرندے غائب ہوئے، سب رنگ بے جان ہو گئے۔ میرے کمرے میں فیری ٹیل اور بروکن اینجل جیسے گانے گونجنے لگے۔ میرے لیے سب اجنبی ہو گئے۔ زندگی جیسے ایک محور کے گرد گھومنے لگی۔ بلال کیا نہیں جانتا تھا، وہ کیا بات کر رہی تھی، وہ بولتی جا رہی تھی۔ میرا طریقہ غلط ہوگا، میرے جذبات ضرور بے قابو ہوں گے، لیکن میں نے اسے بے پناہ محبت دی۔ میں نے اسے اپنی بساط سے بڑھ کر محبت کی، اپنی ہر پسند اس کی پسند کے آگے مٹی میں ملا دی، اپنی عزت نفس کو دفنا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اور آج وہ وحشت زدہ نظر آئی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی محبت کا گلا گھونٹ دوں۔ اس نے بے یقینی سی نگاہوں سے بلال کو دیکھا۔ مجھے بتاؤ بلال، میں ہر دن کے ہر گھنٹے، ہر لمحے کی عبادت کو میلا کیسے کروں؟ وہ اپنی خواہشات کو حاصل کر کے امر ہو جائے، لیکن میں زندہ بھی یوں رہوں کہ زندگی موت کے برابر ہو۔ میں اسے کیوں نہیں پا سکتی؟ کیا اس لیے کہ میں ایک عورت ہوں جو اگر محبت کرے تو محبت گناہ بن جاتی ہے؟ کیا اس کے لیے کہ میں ایک عورت ہوں جو اگر محبوب سے محبت کا دعویٰ کرے تو وہ بدکار ٹھہرتی ہوں؟ کیا اس لیے کہ میں ایک عورت ہوں جو بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ مرد اسے استعمال کرے اور طلب پوری ہونے پر اسے چھوڑ دے؟ اس کا مومی چہرہ آنسوں سے تر ہو رہا تھا۔ وہ اب سر اٹھا کر بلال کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے کہا گیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تم لڑکی ہو الوینا، اونچی آواز میں بات نہ کرو، بڑوں کے سامنے زبان نہ چلاؤ۔ تم لڑکی ہو، یوں گلا پھاڑ کر مت ہنسو۔ تم لڑکی ہو، بلا وجہ کی خواہش مت کرو۔ صحیح بات بھی کر رہی ہو تو لوگوں کا غصہ دیکھ کر خاموش رہو۔ تمہارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے تو صبر سے کام لو۔ اس کی استفہامیہ نگاہیں بلال پر ٹک گئی تھی۔ میں لڑکی ہوں تو کیا میری اپنی چاہت نہیں ہے؟ میں لڑکی ہوں تو کیا میری زبان نہیں ہے؟ میں لڑکی ہوں تو کیا اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتی؟ تکلیف میں ہوں تو کیا رو نہیں سکتی؟ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کہہ نہیں سکتی؟ میں لڑکی ہوں تو کیا محبت نہیں کر سکتی؟ لڑکی ہوں تو کیا کبھی زریز کے قابل نہیں بن سکتی؟ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں چھپائے وہ پھر گھٹنوں پر جھک گئی۔ بلال اتنا دور تھا کہ اس نے ہاتھ بڑھایا تو محض اس کو تھوڑا سا ہی چھو سکا۔ الوینا نے بے اختیار سر اٹھایا تو بلال کی نگاہیں اس کے چہرے پر ہی ٹکی تھیں۔ ہمیشہ مجھے ہی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے بلال؟ اس کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ بلال کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم قربانی نہیں دو گے تو مرد کیسے جیت پائے گا الوینا؟ اس کے الوینا کے رخساروں پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ تم نے اگر سر نہیں جھکایا تو اسے غرور کیسے آئے گا؟ تم نے سر اس کے قدموں میں نہیں رکھا تو اس کی گردن میں خم کیسے آئے گا؟ جانتے ہو لڑکی کو لوگوں سے ڈرا کر سر جھکانے پر مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ اس نے الوینا کے دونوں رخسار اپنے ہاتھوں میں بھر لیے تھے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر لڑکی مسکرائے گی تو مرد کو ہرا دے گی، وہ اونچی آواز میں بات کرے گی تو مرد کو بے زبان کر دے گی، وہ اپنے حق میں بولے گی تو مرد کو لاچار کر دے گی۔ اسے اصولوں کی بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مرد کے سامنے سر نہ اٹھا سکے، کیونکہ اگر وہ سر اٹھائے گی تو مرد کا غرور توڑ دے گی، اسے شکست دے دے گی، اسے تسخیر کر لے گی۔ اس کا لہجہ نرم سے نرم ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تمہیں چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم ہنسو تو کوئی تم پر فریفتہ ہو جائے، تمہیں اپنی وقتی محبت میں گرفتار کر کے اور ضرورت ختم ہونے پر تمہیں یوں کالا چار چھوڑ دیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم قربانی دو الوینا۔
उसने अलवीना की जुल्फों को चेहरे से हटाते हुए कहा, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुम पर जब्र करते हैं। वो डरते हैं कि लड़की मुस्कुराई तो कहीं मर्द की मर्दानगी ना खत्म हो जाए। वो डरते हैं कि अगर लड़की ने कुर्बानी ना दी तो कहीं मर्द का वजूद ना मिट जाए, और कुर्बानी देते देते वो थक जाए तो। वो थक गई थी। तो वो याद रहे कि जिंदगी जीने का हक उसे अभी इतना ही मिला है जितना कि मर्द को। वो याद रखे कि हर चीज हासिल करने का हक उतना ही मिला है जितना कि मर्द को। अलवीना के आंसू बराबर बह रहे थे। बिलाल अभी तक 2 सीढ़ियाँ छोड़कर बैठा था और अलवीना का चेहरा थाम रखा था। अपनी हर अदावत भुलाकर, अपनी हर नफ़रत भुलाकर, मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे तुम्हारी हिफ़ाज़त की परवाह है अलवीना। मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, आज, कल, जब तुम चाहो, लेकिन एक शर्त पर। उसकी आँखें अलवीना की आँखों में खुभ रही थीं। तलाक से पहले, तलाक के बाद, तो तुम कभी एडवोकेट जुरैज हसन के दर का रुख नहीं करोगी। लेकिन अगर तुमने इस शर्त पर अमल ना किया, तो तुम्हें तलाक देना तो क्या, मैं तुम्हें इसी वक़्त अपने हाथों से कत्ल कर दूँगा। उसका लहज़ा संगीन था। Not I as your husband then, but as your cousin. तब तुम्हारे शोहर की हैसियत से नहीं, बल्कि तुम्हारे कज़न की हैसियत से। मुझे उसके पास नहीं जाना। वो सहमी नज़र आती थी। आंसू अभी तक बह रहे थे। उसका लहजा कतई भाँप कर बिलाल के चेहरे पर तमानियत की एक लहर उभरी थी। चलो, अब कमरे में जाओ, पस मंज़र में कैरिज़ा कोड को चलाओ और रेस्ट करो अलवीना। कल शाम तुम्हें डिवोर्स पेपर्स मिल जाएंगे। तब तक एंजॉय। वो इसका गाल थपथपा कर उठा और बालकोनी की जानिब मुड़ गया। अलवीना बैठी रह गई। पस मंज़र में मुसलसल गूंज रहा था, आई एम इन लव विद अ फेरी टेल इवन दो इट हर्ट्स। सॉरी अलवीना। अलवीना के फ़ोन पर 2 लफ्ज़ी मैसेज हज़ारों बार आ चुका था। अलवीना नज़रअंदाज कर रही थी। उसे पढ़ना भी छोड़ चुकी थी। उसे नज़रअंदाज करते करते रात आ गई, लेकिन वो मैसेज बार बार नज़रों के सामने घूम रहा था। वॉइस मैसेज में जुरेज की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। तलाक से पहले, तलाक के बाद तुम कभी एडवोकेट जुरैज हसन के दर का रुख नहीं करोगी। लेकिन अगर तुमने इस शर्त पर अमल न किया तो तुम्हें तलाक देना तो क्या, मैं तुम्हें उसी वक्त अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। आई लव यू अलवीना। आई जस्ट सॉरी। बिलाल की आवाज़ गूंज रही थी। जुरैज की माफ़ी गालिब आ रही थी और पस मंज़र में बज रहा था, आई एम इन लव विद अ फेरी टेल इवन दो इट हर्ट्स cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. इसको बेड रेस्ट की ताकीद करके बिलाल ऑफिस गया और जब अब 5 बज गए थे वो घर वापस लौटने वाला था। अलवीना, प्लीज़ अलवीना। जुरैज का मैसेज इसकी नज़रों के सामने था। एक बार मुझसे मिल लो, बस एक बार, आखिरी बार। वो घर से निकल रही थी तो गेट बंद करते चौकीदार ने बहुत ही अजीब नज़रों से उसे देखा। उसके साहब के घर के निकल उसके साहब की घर से निकलने की देर हो रही होती थी और ये मेम साहब भी पीछे-पीछे ही कार लेकर निकल जाती थी। उसने टैक्सी की बजाय बिलाल की प्राडो का इंतखाब किया। रुख कोर्ट की जानिब था। वो पूरी यकीन थी कि ज़रूरत उससे वहीं मुलाकात करेगा। इसके चैम्बर को लॉक्ड पाकर वो ठिठक गई। कुछ लोगों की बकौल वो आज पूरा दिन कोर्ट में नजर नहीं आया। अलवीना को लगा उसके साथ मजाक हो गया है। वो साखत जामत से अपनी जगह पर खड़ी थी जब फोन की घंटी बजी। नंबर सुरेश का था। अलवीना ने झट से उठा दिया। आ गई हो? उसका अंदाज इस्तेफामिया था। कहाँ हो तुम? अलवीना मुतफक्कर थी। मेरा ड्राइवर बाहर पार्किंग एरिया में कार के साथ मौजूद है। कार में बैठो और मेरे पास आ जाओ। अलवीना हैरान परेशान से चलती पार्किंग एरिया तक आई। वो कोर्ट में दाखिल हुई थी तो असाब पुरसकून थे, लेकिन अब इस तरह किसी कैफियत सवार थी। सफ़ेद लिमोजीन जब सब में मुमताज़ खड़ी थी और ड्राइवर पुश्त पर हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था। अलवीना करीब आई तो उसने पिछला दरवाज़ा खोला और खुद खट गया। लेकिन मेरी कार? अलवीना के अल्फाज दरमियान में ही रह गए। ड्राइवर की नज़रें हनूज झुकी थी। यहीं लॉक्ड रहने दीजिए मैम, आपको एक बार सर के पास पहुंचा दूं, फिर आपकी कार का भी इंतज़ाम कर दूंगा। अलवीना चुपचाप कार में बैठ गई। सफ़र तय हो गया तो कार हारवाई पे रुक गई। अलवीना का दिल धड़का। शाम ढल रही थी और सुनसान सड़क पर ड्राइवर ने कार रोक दी थी। क्या हुआ? मुझे साहब ने यही एड्रेस बताया था, आप उतर जाएं। अलवीना शशोपंच में मुब्तला उतर गई। लंबे सरू के दरख्त सड़क के सड़क के दाएं बाएं फलक बोस खड़े थे। अलवीना के फ़ोन की घंटी भी बजने लगी थी। आ गई हो?
वही इस्तेफ़ामिया लहज़ा। ज़ुरैज़, तुम कहाँ हो? उसका दिल बैठ रहा था। सड़क से उतर और जंगल के दरमियान में बनी रविश पर नाक की सीध में चलती आओ। लेकिन ज़ुरैज़, तुम कहाँ हो? तुम आओ तो सही, मैं वहीं पर ही हूँ। कनेक्शन मनक़ता हो गया तो अलवीना दरख्त का सहारा लेकर ढलवान से उतरी। पत्ते सरसरा रहे थे, झींगर बोल रहे थे। मुहीब सन्नाटा जो शाम की बढ़ती तारीकी में माहौल को डरावना बना रहा था। अलवीना नाक की सीध में चलती रही और अचानक सामने बोसीदा सा मकान आ गया। आ गई हो? ज़ुरैज़ का लहज़ा सपाट था। अलवीना रो देने को थी। ज़ुरैज़, मेरे साथ खेल मत खेलो। तुम कहाँ हो? मुझे बताओ कहाँ हो? अंदर आ जाओ। मैं अंदर हूँ। बाहर जंगल में कोई जानवर गुर्राया तो अलवीना ने चीख मारी और भागकर मकान के अंदर आ गई। यहाँ घुप अंधेरा था। अलवीना ने फ़ोन की टॉर्च रोशन की। उसका तनफ़ुस बढ़ गया था। चेहरा लाल हो गया था। तभी किसी ने कमरे में लगा वाहिद बल्ब रोशन किया तो नीम रोशनी फैल गई। ज़ुरैज़, वो दहलीज में इब्तिसादा थी। अलवीना ने फ़ोन छोड़ा और बेख्तियार उसके सीने से जा लगी। तुमने मुझे डरा दिया। वो रोते-रोते रह गई। उसके सीने से चेहरा रगड़कर आंसू आँखों में वापस धकेल दिए। कोई तुम्हारे पीछे तो नहीं आया? ज़ुरैज़ पूछ रहा था। अलवीना ने कुछ हैरानी के साथ उसे सर उठाया और ताज्जुब-ख़ेज़ निगाहों से देखा। मेरे पीछे कौन आएगा? मेरा कोई दुश्मन? कोई हरीफ? या कोई ऐसा जो तुम्हें और मुझे बराबर नुकसान पहुँचाना चाहता है? मेरी बीवी? या तुम्हारा शौहर? वो बोल रहा था तो चेहरा सपाट था। अलवीना नासमझी से उसे देखती रही। फिर हौले से मुस्कुराई। हमें कोई अलहदा नहीं कर सकता ज़ुरैज़। बस एक तरीका ही है। ज़ुरैज़ खुश्की से बोला। वो या तुम्हें मार दे या मुझे। अलवीना को कंधों से थामकर वो आगे आया। मेरा क्या है? ज़ुरैज़ हसन को थप्पड़ लगते ही रहते हैं। ज़ख्म भी आते रहते हैं। लेकिन तुम अलवीना? उसने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा था। उसने मुझे बाँधकर तुम्हें काबू में कर लिया तो? मुझे मारकर तुम्हें ज़िंदा रहने दिया और तड़पा-तड़पा कर मारा तो? तुम्हारे जिस्म के हिस्सों में काट कर कुत्तों को खिला देगा, तो मैं क्या कर सकूँगा? उसको मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में लेकर वो संगीनी से बोल रहा था। अलवीना को उससे बेपनाह खौफ आ रहा था। ज़ुरैज़ में जब मैंने कहा था ओवर, तो इसका मतलब था कि तुम्हारे और मेरे दरमियान हर ताल्लुक ख़त्म। ओवर। ज़ुरैज़, तुमने मुझे बुलाया था। वो रहानसी हो गई थी। ज़ुरैज़ की निगाहों में दुरुस्ती थी। तो मैं कौन होता हूँ जिसके एक बार कहने पर तुम सर झुकाकर मेरे पास आ भी गई? ज़ुरैज़, अलवीना ने किसी खतरे के पेश नज़र उसकी शर्ट को गिरफ्त में लिया। तभी यकम में आहट हुई। वहाँ कोई आदमी दरवाजे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। बीबी का फ़ोन गिरा हुआ है साहब। अलवीना तो सहम कर ज़ुरैज़ के सीने में छुप गई, जबकि ज़ुरैज़ ने फ़ोन की जानिब देखा, उसे उठाया और अपनी पॉकेट में डाल लिया। वो कौन है ज़ुरैज़? अलवीना सहमी नज़रों से दरवाजे में इब्तिसादा उस मर्द को देख रही थी। ज़ुरैज़ ने अलवीना के बाजू नीचे झटक दिए थे। वो मलक है, जो अगले 10 घंटे तक इस मकान के बाहर पहरा देगा, ताकि तुम किसी भी सूरत यहाँ से भाग ना सको। वो खुद चाह रहा था। इसका फ़ोन कब्ज़े में लिए वो मकान से निकला, तो अलवीना का दिमाग घूम गया। ज़ुरैज़! वो सरपट भागी। ज़ुरैज़ का बाजू खींच लिया। मुझे छोड़कर मत जाओ ज़ुरैज़। ये तुम्हारी यहाँ आने की सज़ा है अलवीना। मुझे वापस छोड़ो। मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी ज़ुरैज़। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे अपने साथ। उसने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बचाया। फिर खिड़की में आ खड़ी हुई तो खिड़की के बाहर खड़े मलक ने मुस्कुराकर उसे हेलो का इशारा किया। ज़ुरैज़ ने अलवीना का फ़ोन ज़मीन पर फेंका और उस पर अपना बूट रखा। स्क्रीन टूट गई तो वो आगे बढ़ गया। अलवीना की इल्तिजाओं पर कान बंद किए वो पथरीली रवश पर चलता गया। ढलवान चढ़ी और कार तक पहुंचा। घर चलो। कार में बैठकर उसने ड्राइवर को मुखातिब किया। सफ़ेद लिमोज़ीन धूल उड़ाती दूर निकल गई। अलवीना ने घुटनों घंटों दरवाज़ा बजाया, खिड़की से आवाज़ें दी और फिर थक हार कर दीवार से आ लगी। उसकी आंखों में अजीब सी नमी तैर रही थी। कमरे का बल्ब मध्यम रोशनी बिखेर रहा था और अचानक वो भी गुल हो गया। तारीक कमरे में वो अपना अंजाम देखने के काबिल थी। ज़ुरैज़ ने उसे वाक़ई धोखा दिया था। उसने वाक़ई उसे सज़ा दी थी। मलक उसे खिड़की के इस पार आंखें बंद किए बैठे इस लड़की को देख रहा था। वो खूबसूरत थी और इस सफ़ेद लिबास में इंतहाई हसीन लग रही थी। चाँद की रोशनी में उसने देखा कि अंधेरे कमरे में बैठी वो भी चाँद की तरह ही चमक रही थी। क्या बिगाड़ा है तूने वकील का? उसे रहा नहीं गया। खिड़की पर सर रखकर उसने बहुत गौर से अलवीना को देखा था। अलवीना आवाज़ पर चौंकी, लेकिन चुप रही। तूने कुछ गलत किया होगा।
मलक अपने तई गुत्थियां सुलझा रहा था। वरना उसे भी क्या पड़ी तुझ जैसी खूबसूरत औरत को यूं अकेले में किसी मर्द के सुपुर्द करके खुद भाग जाए और मुड़कर खबर भी ना ले। वो वापस नहीं आएगा। अलवीना दमबख़ूर रह गई थी। जाने कब ये जुमला लबों से फिसल भी गया। मलक हंसता रहा। वो तुझे धुतकार कर गया है बेवकूफ़ औरत। तुझे धुतकार दिया जिसे धुतकार दिया जाता है, उसके लिए कौन पलट कर आता है? अवीना को इस तारीक कमरे से वहशत महसूस हुई। वो बेयकीनी से खिड़की की जानिब देखती रही, फिर बेख्तियार उठकर खिड़की के पास आ बैठी। तुम, उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। 10 घंटे बाद निकाल दूंगा और 10 लाख ले लूंगा। 10 घंटे यानी आधी रात। अलवीना ने सोचा, आधी रात तक बिलाल घर आ जाएगा और उसे गायब पाकर किस कदर गुस्सा होगा। वो रिहा हो जाएगी तो यकीनन घर जाएगी और घर में बिलाल। तलाक से पहले, तलाक के बाद तुम कभी एडवोकेट जुरैज हसन के दर का रुख नहीं करोगी। लेकिन अगर तुमने इस शर्त पर अमल ना किया तो तुम्हें तलाक देना तो क्या, मैं तुम्हें इसी वक्त अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। नहीं नहीं, उसने मारे दहशत के हाथ जोड़े और लजाजत से कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। तुम 10 लाख की बात करते हो, मैं तुम्हें 20 लाख दिलवाऊंगी। इतना ही पैसा था मेरे तेरे पास तो उसको इस्तेमाल करके वकील को क्यों नहीं खरीद लिया? मलक ने तंज किया। अलवीना लाजवाब हो गई, बड़बड़ाने लगी। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं पैसा लेकर। वो कह रही थी लेकिन मलक सुन नहीं रहा था। अलवीना हाथ जोड़े बैठी रही। लजाजत ने दामत ने उसके आंसुओं को तहरीक दी तो चेहरा आंसुओं से गीला हो गया। वो मुझे मार दूंगा, मुझे छोड़ दो, अभी छोड़ दो। सर झुकाए वो रवानी के आलम में कह रही थी जब मलक ने सर उठाया। क्या है मलक, 10 लाख की बजाय ये आइटम 20 लाख दे रही है। फिर देख तो सही, कैसी अदा से हाथ जोड़कर रो रही है। तुझसे तो कभी कभी किसी औरत ने सीधे मुंह बात नहीं की। हाथ जोड़ना तो कुछ, और यहाँ ये खूबसूरत औरत हाथ जोड़े तेरे सामने झुकी है। जाने देना मलक, वकील को कह देंगे कि लड़की भाग गई थी। वो 20 लाख देगी मलक, पूरे 20 लाख। मलक हड़बड़ाकर उठा और खिड़की से हट गया। अलवीना की रही सही उम्मीद भी टूट गई। वो मायूसी के आलम में फर्श पर ढेर हो गई थी। जब बैरून ने दरवाजा चरचराया, मलक ने चाबी ताले में डाली, जोर घुमाई। दरवाजा खुल गया और रास्ता साफ था। अलवीना का जहन लम्हा भर में बेदार हुआ था। मलक दरवाजा खोलकर एक तरफ हटा हुआ था और रास्ता साफ था। कोई मुआयदा नहीं हुआ, कोई वादा नहीं किया। वो झटके से उठी और मकान से निकलकर भागना चाहा। मलक चौकन्ना था। उसने फौरन अलवीना को काबू कर लिया। च च च यहाँ भी धोखा हुआ मलक। बेचारगी से मुस्कुराते हुए उसने तड़पती अलवीना को हिसार में लिया था। क्या 20 लाख दिए बगैर भाग रही थी? मुझे मुझे जाने दो। उसने दोनों बाजुओं से उसे परे धकेलने की कोशिश की। जाने ही तो दे रहा था, वो बोला। अलवीना का बाजू खींचकर उसे दीवार से लगाया। मेरे लिए 20 लाख मेरे हाथ में दे। मैं दूंगी, कसम से दूंगी। पर अभी अभी उसने अटक कर कहना चाहा। मलक पूरी तरह उसकी जाने मुतवज्जो था। अलवीना ने बेख्तियार रकम में इशारा किया। वो देखो, वो कोई हमें देख रहा है। मलक ठठक कर पलटा। उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ी और अलवीना उसे धक्का देकर भाग गई। मकान से बाहर निकली और सरपट भागने लगी। मलक बस एक लम्हे के लिए गाफिल हुआ था। फिर लड़की को भागता देखकर खुद भी सर पर पैर रख कर दौड़ा। पैसा भी हाथ से जा रहा था और लड़की भी। उस हकीकत ने इसकी टांगों में जान भर दी थी। भागती कहाँ है बेगैरत? उसने अब की बार अलवीना को खींचा तो वो लड़खड़ा कर चित गिरी थी। तुझे यूं नहीं भागने दूंगा। तुझे यूं आसानी से जूं नहीं देने दूंगा। मैं तुम्हें 20 लाख, अलवीना ने टूटे फूटे अल्फाज में कहना चाहा। भाड़ में गए 20 लाख। मलक अब घुर्राते हुए इसके बाजू जमीन से जुड़े उसके करीब बैठा कह रहा था। भाड़ में गया वकील और भाड़ में गया सब कुछ। उसने अलवीना के दोनों बाजू बांध कर उसे घसीटना शुरू किया। वो इसे खींचकर मकान के अंदर लेके जा रहा था। जाने उसकी नीयत क्या थी। अलवीना की सारा ताकत तो उसके टांगों में आ जमा हुई। उसने अपने बाजू छुड़वाए, अपनी पूरी कुव्वत से जमीन पर रगड़ खाई और आजाद हो गई। मलक गुस्से से घुराते हुए इसकी जानिब बढ़ा और अलवीना, वो भाग उठी थी। तारीक रात में वो दरख्तों के दरमियान से दौड़ती जा रही थी। एक शोर सा जंगल में बेदार हुआ था और कदमों की आवाजें बुलंद हुई। फिर अचानक नस्वानी चीख बुलंद हुई। वो अलवीना थी जिसका बेख्याली में पांव रपटा और वो जमीन पर गिरी। फिर डरवान में गिरती गर बरगद के करीब आकर रुकी। सर दरख्त से टकराया और जिस्म टूट गया। मलक ने रुक कर इधर उधर देखा। वो जैसे गायब हो गई थी।
نشیب میں برگد کا کبھی جسا درخت تھا جس کی ٹہنیوں نے الوینا کو چھپا لیا تھا۔ اس سے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اسے بے آواز بے جان بن کر یہیں چھپے رہنا تھا، جب تک کوئی آ نہیں جاتا، جب تک موت آ نہیں جاتی۔